हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं जी। और इस वीडियो में हम आज मॉक टेस्ट पेपर पे चर्चा करने वाले हैं और ये मॉक टेस्ट अक्टूबर 21 सीरीज़ का पार्ट है। इंस्टीट्यूट ने इसको MTP1 का नाम दिया है और ये इंडिकेट करता है कि एक मॉक टेस्ट पेपर और आएगा। कोई बात नहीं, जब वो आएगा वो भी रिकॉर्ड कर लेंगे। हम MTP1 अक्टूबर 21 सीरीज़ पे बात करने वाले हैं। अच्छा जी, प्लीज़। सारे बच्चों को पता है कि RTP में 20 क्वेश्चन होते हैं और जो MTP है ये तो कट कॉपी पेस्ट आपका पेपर का फॉर्मेट होता है, तो 6 ही क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है और अगले 5 में से 4 करने होते हैं। सब 20-20, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं सर, सब 20-20 नंबर के होते हैं। अब ये 6 क्वेश्चन है तो पक्की बात है RTP से कम टाइम लगेगा, लेकिन बच्चे चाहते हैं कि सर आप बता दो इसमें पढ़ने वाला क्या है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसमें बेटे आधे क्वेश्चन तो कट कॉपी पेस्ट है आपके स्टडी मैट के, जो क्लास बुक करते करते आपने कर रखे हैं। वो मैं आपको क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, तो उसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम है। जो आपने क्लास बुक में किया हुआ है, क्लास बुक आपकी स्टडी मैट से बनाई है हमने, तो स्टडी मैट से ही क्वेश्चन बना रखे हैं आधे। तो आधा बर्डन तो कम हो गया। अब जो आधे हमने करने हैं उसमें सारे आसान क्वेश्चंस हैं। उसमें से एक क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करने की सलाह दूंगा जो कंसोलिडेशन का है, और बाकी क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसको देखो, समझो और आगे बढ़ो। कॉपी वॉपी पे लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम बड़ा क्रूशियल है आपके पास अभी। तो इस MTP में कोई ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस मेरे को मिले नहीं, आसान MTP बनाया है इन्होंने। और आधे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आधे इन्होंने अपनी तरफ से नए बनाए हैं, और उसमें वो भी सारे आसान ही हैं। मैं आपको बता दूंगा कि किस क्वेश्चन को नोट करना चाहिए, किसको देख के बस निकाल दो आप। अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है बस आपके लिए। तो मैं बेटे इसमें 3 घंटे का पेपर है जी, 100 मार्क्स का है जी। सारा चीज़ें आपको पता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है जी, और फिर आपने 4 करने हैं जी बाकी 5 में से। बहुत बढ़िया बात है। मैं अभी क्वेश्चन नंबर 1A, मेरे को लगा कि ये IND-AS 116 का कोई नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पर नहीं, ये इन्होंने स्टडी मैट से क्वेश्चन उठा लिया ट्रांजिशनल प्रोविज़न से, कि अगर कोई एंटिटी पहले IND-AS 17 लगा रही थी, IND-AS 17 लगते लगते वो तो विड्रॉ हो गया, 116 आ गया, तो 17 से 116 में कैसे स्विच करना है वो ट्रांजिशनल प्रोविज़न हमने पढ़े हुए हैं। 2 अल्टरनेटिव होते हैं आपके, है ना, एक फुल अप्रोच, एक मॉडिफाइड अप्रोच। तो ये हमने क्लास में कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसको दोबारा से रेफ़र करने की कोई सेंस बनती नहीं है। मैंने नोट किए हुए हैं बेटे, ये देखो मैंने होमवर्क किया हुआ है सारा अपना। ये हमारा अगर आप क्लास बुक में ढूंढेंगे तो क्वेश्चन नंबर 43 है IND-AS 116 का। कट कॉपी पेस्ट, फिगर्स भी चेंज नहीं करे। अगर फिगर्स चेंज होते मैं तब भी करा देता आपको कि चलो प्रैक्टिस हो जाएगी। फिगर्स भी चेंज नहीं हुए। अब बेटे कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन को दोबारा से क्लास में डिस्कस करना, जो कि ऑलरेडी वीडियोस में है आपके पास, कोई सेंस नहीं बनती। लेकिन और देखो कितने नंबर का क्वेश्चन इन्होंने बताया हमें, 16 मार्क्स का। IND-AS 116 का क्वेश्चन 16 नंबर का इन्होंने मॉक टेस्ट पेपर में डाला हुआ है, और हम सोचते हैं कि लीज में से क्या क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ नहीं पता इनका, कुछ नहीं पता। अपनी तैयारी पूरी रखो। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1 के B पार्ट में, और ये है 4 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है IND-AS 1 में से। IND-AS 1, हाँ जी, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आपको रीड कर लेना चाहिए। मैं आपको समझा देता हूँ और फिर RTP का या MTP का आपको आंसर भी चेक करा देता हूँ। ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं जी। फटाफट से नज़र मारो बेटे, फटाफट से नज़र मारो, टाइम वेस्ट नहीं करना हमने, क्योंकि ये जो दिन चल रहे हैं ना, इसमें टाइम बहुत कीमती है आप लोगों का।
और ये जो एग्ज़ाम के डेज होते हैं ना आपके, इसमें आपको सारे फालतू के काम बंद कर देने चाहिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सबका टाइम रिस्ट्रिक्ट कर दो, छोड़ो मत कुछ भी। दुनिया से कट ऑफ होना कोई समझदारी नहीं है। टाइम रिस्ट्रिक्ट कर दो, टाइम फिक्स कर दो। 1 का बी पार्ट, आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि जो आइटम आपको बताया जा रहा है ये करंट एसेट्स में दिखाया जाए या नॉन करंट में दिखाया जाए। आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम पूछेगा ये। किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पढ़ने के लिए और टाइम चाहिए, आप मुझे पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं। मालिक हैं आप। ये कौन सा लाइव बैच है या फेस टू फेस क्लास है कि टीचर आगे दौड़ रहा है, बच्चे पीछे भाग रहे हैं? रिकॉर्डिंग है सर। पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, और जब खुद सॉल्व कर लो अपना एक माइंडसेट बना लो कि इसका आंसर ये होना चाहिए। प्ले करो और मेरी बात सुनो। अ होल्डिंग कंपनी गिव्स अ लोन टू अ सब्सिडरी कंपनी दैट इज रिकवरेबल ऑन डिमांड एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक लोन दिया है सर। लेकिन लोन का सबसे बड़ा फीचर है कि ये रिकवरेबल ऑन डिमांड है। मतलब ये कोई 1 ईयर नहीं, कोई 2 ईयर नहीं, कोई 5 ईयर नहीं, पैसा कभी भी वापस लिया जा सकता है। इट्स रिकवरेबल ऑन डिमांड। होल्डिंग ने सब्सिडरी को पैसा दिया, सब्सिडरी ने बोला जी ये पैसा आप कब वापस लोगे? होल्डिंग कहता है भैया जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम तुमसे वापस ले लेंगे। कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, 2 साल, 5 साल, 10 साल ना, रीपेबल ऑन डिमांड है। तो एक है पैसा देने वाला, एक है पैसा लेने वाला। लेंडर कौन है? होल्डिंग। और इसमें बोरिंग्स लेने वाला कौन है? सब्सिडरी। तो इसमें 2 माइंडसेट है मेरे। पैसा देने वाला इस लोन को कैसे ट्रीट करेगा बुक्स में, और पैसा लेने वाला इस लोन को बुक्स में कैसे ट्रीट करेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन इंड AS 1 का है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये आपसे पूछेगा कि जिसने पैसा उधार दिया है वो इसको करंट या नॉन करंट एसेट मानेगा, कैसे मानेगा? और जिसने पैसा उधार लिया है वो इस तरह के जो रीपेबल ऑन डिमांड का लोन है इसको करंट लायबिलिटी मानेगा या नॉन करंट लायबिलिटी मानेगा? ये डिस्कशन आपसे करवाएगा। ये इस लोन का सबसे बड़ा फीचर है रिकवरेबल ऑन डिमांड। होल्डिंग कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी सब्सिडरी से कॉल करेगा, सब्सिडरी को पैसा देना पड़ेगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के 2 रिक्वायरमेंट्स वाले पार्ट चेक कराता हूँ, ध्यान से देख लेना। मैं इसके बी पार्ट पे खड़ा हूँ। हाउ दिस लोन that is repayable on demand would be classified in the books of subsidiary company। तो मेरा इसमें आंसर है कि मैं इसको करंट लायबिलिटी मानूंगा। क्यों? इंड AS 1 करंट लायबिलिटी की साफ साफ डेफिनेशन बताता है कि अगर कोई लायबिलिटी विद इन 12 मंथ्स रीपेबल है आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, मतलब 31 मार्च के बाद आने वाले 12 महीने में अगर आपको कोई पैसा चुकाना है, दैट इज करंट लायबिलिटी। अब इस लोन में कोई टेन्योर तो है ही नहीं, इसमें तो रीपेबल ऑन डिमांड है। होल्डिंग जब भी पैसा कॉल करेगा आपको देना पड़ेगा, तो आपको पैसे के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पैसा तो कभी भी कॉल किया जा सकता है, डिमांड कभी भी की जा सकती है। तो बैलेंस शीट डेट के बाद डिमांड की जा सकती है 12 महीने में, बिल्कुल की जा सकती है। तो आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा इसकी रीपेमेंट के लिए। तो ये करंट लायबिलिटी है। लेकिन जब क्वेश्चन मेरे से ए पार्ट में पूछता है शुड सच लोन बी डिस्क्लोज्ड एज अ करंट और नॉन करंट इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, तो मेरे से पूछा जा रहा है कि होल्डिंग कंपनी इसको करंट मानेगा या नॉन करंट मानेगा। होल्डिंग तो पैसा देने वाला है और ये रिकवरेबल ऑन डिमांड है। तो पढ़ने से तो ये लगता है कि रिकवरेबल ऑन डिमांड है,
तो इसको करंट मानना चाहिए? नो। इसका आंसर आपको डिप्लोमेटिक होकर देना पड़ेगा कि जी एज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट हमें होल्डिंग कंपनी का माइंडसेट चेक करना पड़ेगा। होल्डिंग कंपनी से हमें पूछना पड़ेगा कि आपके माइंड में क्या है कि आप इस पैसे को कब रिकवर करना चाहते हो। तो अगर हमारा इन्वेस्टर पार्टी, अगर हमारा लेंडर पार्टी हमें बता दे कि जी मैं 1 साल के बाद रिकवर करूँगा, तो हम इसको नॉन करंट में डाल सकते हैं। और अगर वो बोल दे जी मैं तो 1 साल में रिकवर करूँगा, तो हम इसको करंट भी मान सकते हैं। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं देना। सब्सिडरी के लिए तो करंट लायबिलिटी ही रहेगा, क्योंकि उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो बाउंड है ऑब्लिगेशन में, वो तो रीपेबल ऑन डिमांड के लिए बाउंड है। लेकिन प्रिविलेज किसके पास है? होल्डिंग के पास। वो पैसा आज भी मांग सकता है, 1 साल बाद भी मांग सकता है। तो उसका जो डिस्क्लोजर है वो उसके माइंडसेट के हिसाब से चलेगा। इसको करंट नॉन करंट दोनों में दिखाया जा सकता है बेस्ड ऑन दी प्रोफेशनल जजमेंट। अच्छा सर, रिकवरेबल ऑन डिमांड, उसका कोई मायने नहीं है। रिकवरेबल ऑन डिमांड होल्डिंग कंपनी के लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर वो कहते जी विद इन 1 ईयर मैं इस पैसे को कॉल कर लूँगा, तो रिकवरेबल डिमांड तो सिर्फ इन्वेस्टर को एक सिक्योरिटी देता है कि उसका पैसा डूबेगा नहीं, जब मांगेगा उसको देना पड़ेगा। तो ये इन्वेस्टर के हिसाब से आपको आंसर अलग अलग देना है। होल्डिंग का अलग आंसर आएगा, सब्सिडरी का अलग आंसर आएगा। और इसमें पेपर में कैसे प्रेजेंट करोगे? पहले आपको करंट एसेट की डेफिनेशन लिखनी है कि जी करंट एसेट वो एसेट है जो 12 महीने में रियलाइज हो जाएगी आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। इन द गिवन केस लोन इज रिकवरेबल ऑन डिमांड। लेकिन होल्डिंग कंपनी से पूछना पड़ेगा कि उसकी इंटेंशन क्या है रिकवर करने की। इफ होल्डिंग कंपनी wants to recover it more than after the period of 12 months, we will classify it under the heading of non-current assets. If holding company's intention is to recover this within 12 months, we will classify it under the heading of current asset. तो आंसर आ सकते हैं इसमें। लेकिन जब दूसरे केस में आएंगे तो उसमें करंट लायबिलिटी वाली डेफिनेशन चिपका के आपको रीपेबल ऑन डिमांड के लिए तैयार रहना पड़ेगा जी, इसलिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में आएगा, ये करंट लायबिलिटी है हमारी। ये आपको आंसर बताना है। 4 नंबर के लिए आपको ये 2-2 नंबर के 2 पॉइंट है आपके क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है कि हाउ रेलिवेंट वुड द कमर्शियल रियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। मैं बता तो रहा हूँ माइंडसेट। कमर्शियल रियलिटी का मतलब क्या है? माइंडसेट, कि पैसा कब रिकवर करना चाहता है होल्डिंग, ये कमर्शियल रियलिटी है। तो रिकवरेबल ऑन डिमांड रियलिटी नहीं है, कमर्शियल रियलिटी उसका माइंडसेट है। ये देखो मैं आपको इसका अगर आंसर चेक कराता हूं जो आरटीपी में है बेटे। मैं इसका आपको पहले बी पार्ट चेक कराता हूं। ये पैराग्राफ नंबर तो याद हो नहीं सकते, और यकीन मानो मेरी बात, ये बोर्ड ऑफ स्टडीज वालों को भी याद नहीं होते, ये भी चिपकाते हैं उठा के। इनको ज़्यादा इंटेलिजेंट मत समझा करो आप कि ये बहुत बड़ी तोप है। बस ठीक है, पावर है इनके पास स्टडी मैट बनाने की, बच्चों के एग्ज़ाम्स लेने की, और उनके मार्क्स को जज करने की पावर है इनके पास। मैं बात कर रहा हूँ इसके बी पार्ट में। Ind AS 1 provides that a liability should be classified as current if the liability is due to be settled within 12 months after the reporting date. Definition चिपका दी। Since the loan would become due immediately as and when demanded, and presuming that entity does not have an unconditional right to defer the settlement, ये किसी भी तरीके से लोन को डेफर कर ही नहीं सकता। उसने पैसा मांगा, इसको देना पड़ेगा, तो इनको तैयार रहना पड़ेगा। करंट लायबिलिटी में जाएगा सर। इट शुड बी क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी। जब डेफर तो कर ही नहीं सकते हम। लेकिन अगर मैं इसका ए पार्ट आपको चेक कराऊं, Ind AS 1 provides that an asset shall be classified as current asset when an entity expects to realize the asset within period of 12 months। ये डेफिनेशन चिपका दी इन्होंने 12 महीने वाली। To determine the expectation of entity,
कमर्शियल रियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन शुड बी कंसिडर्ड। कमर्शियल रियलिटी का मतलब क्या है? इफ द लोन्स हैव बीन गिवन विद एन अंडरस्टैंडिंग दैट दीज लोन्स वुड नॉट बी कॉल्ड फॉर रीपेमेंट इवन दो अ क्लॉज मे हैव बीन एडेड, दीज आर रिकवरेबल ऑन डिमांड। अगर होल्डिंग कंपनी की अंडरस्टैंडिंग है, अगर पार्टीज की अंडरस्टैंडिंग है कि रिकवरेबल ऑन डिमांड तो लिख दिया, लेकिन पैसा मांगा नहीं जाएगा। अब होल्डिंग सब्सिडरी तो दोनों सेम फैमिली के मेंबर हैं, एक पेरेंट है, एक उसका बच्चा है ना। इट शुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट। अगर ये अंडरस्टैंडिंग है कि पैसा नहीं मांगा जाएगा तो हम इसको नॉन करंट में दिखा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि पैसा मांगा जाएगा तो करंट में दिखा देंगे। ये डिस्क्लोजर वाली बात है सर। इसके लिए कोई नोट्स वोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को समझो, दैट्स इट। इसके लिए कोई मत्था मारने वाली बात नहीं है कि मैं नोट्स बनाऊंगा एमटीपी के, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार क्वेश्चन समझ लिया आपने, दोबारा आपको टाइम ख़राब नहीं करना पड़ेगा। लो जी, मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 2A में, और ये है 6 मार्क्स के लिए, और आप इसे इंड AS 102 एंड इंड AS 10 दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें शेयर बेस्ड पेमेंट का भी हिसाब किताब है और इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट का भी हिसाब किताब है। एक बढ़िया क्वेश्चन है ये, मैं इस पर टिक लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना चाहिए बेटे ये क्वेश्चन। और इसमें एक जगह ना मिस प्रिंटिंग है, मैं वो ठीक कराता हूँ। मैंने एक जगह चेक किया था। चलो आप क्वेश्चन स्टार्ट करो, बताता हूँ मैं आपको। आप एक बार क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, मैं गलती बताता हूँ फिर। इसमें एक डेट मिस प्रिंटेड है, वो डेट मुझे ठीक करानी है। सारा क्वेश्चन आप पढ़ लो प्लीज़, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, 6 मार्क्स के लिए है। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, जितनी नॉलेज आपके पास है उसके अकॉर्डिंग एक माइंडसेट तैयार करो और फिर उसको आंसर से मैच करो। क्योंकि सर मॉक टेस्ट पेपर है, आपको खुद सॉल्व करना चाहिए, है ना। मैंने तो करा ही देना आपको सब कुछ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कॉपी पे नोट करना चाहिए। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है जी। ये देखो आप, हमें एक पीरियड एंडिंग बताई जा रही है 31 मार्च X4, ठीक है जनाब। और इनके जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज हुए हैं वो हुए हैं 12 मई X4 को। तो इसके बाद मतलब 30 दिन अप्रैल के हो गए, 12 दिन मई के हो गए, तो टोटल 42 दिन के लिए एडजस्टमेंट्स खुले हुए हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि 31 मार्च के बाद लेकिन 12 मई से पहले कोई ऐसा इवेंट तो नहीं आया जिसको एडजस्ट करना पड़े बैक डेट में। देख लेते हैं सर, आगे चलते हैं। द कंपनी ग्रांटेड शेयर एप्रिसिएशन राइट्स, कर लो बात। क्वेश्चन पूछ रहा है इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट का, और हमें बता रहा है SAR। जैसे SAR की बात की 102 आ गया। टू इट्स एम्प्लॉयज ऑन 1 अप्रैल X2 बेस्ड ऑन 10 मिलियन शेयर्स।
10 मिलियन शेयर्स। हमने एक टाइमलाइन ड्रॉ कर ली। मैंने लिखा जी 14x2 स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स हमने ग्रांट कर दिए हैं, ग्रांटेड, और वो भी 10 मिलियन शेयर्स के लिए। लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है अकाउंटिंग 1 अप्रैल को नहीं होगी, अकाउंटिंग होगी 31 मार्च को। और एक और बात, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट कैश में जाते हैं और इनकी फेयर वैल्यू हर बैलेंस शीट डेट को चेंज होगी। जब हम ईसॉप्स की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लेफ्ट होते हैं, लेकिन फेयर वैल्यू चेंज नहीं करते हम, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अपडेट होते रहते हैं। लेकिन जब हम एससीआर की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी अपडेट होते हैं और फेयर वैल्यू भी अपडेट होती है, क्योंकि करंट फेयर वैल्यू के हिसाब से आपको कैश पेमेंट करनी होती है। तो जैसे जैसे वेस्टिंग पीरियड आगे बढ़ेगा फेयर वैल्यू चेंज होगी। तो जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे 31 मार्च को, तो उस दिन की फेयर वैल्यू पे खर्चा बुक करना होता है। और फिर जब एक्सरसाइज होंगे ये, तो एक्सरसाइज डेट को जो फेयर वैल्यू रहेगी उस टाइम पे हम पेमेंट करते हैं, फिर खर्चा बुक होता है। मतलब इसकी अकाउंटिंग जो है वो फेयर वैल्यू चेंज होने की वजह से हमारा जो एक्सपेंस है वो चेंज होता ही रहता है इसमें। मैं क्वेश्चन जरा आगे पढ़ता हूँ। एट द डेट द राइट्स आर एक्सरसाइज्ड, द SAR provide employees with the right to receive cash equal to the appreciation in the company share price is the granted। ये कहने वाली बात है, हमें तो SAR का मीनिंग पता है कि कैश में पेमेंट जाती है। The rights vested on 31 मार्च X4, पहला साल 31 मार्च X3 और दूसरा साल 31 मार्च X4। तो ये वेस्टेड है इस डेट को, ये हमारी वेस्टिंग डेट है, ये हमारी वेस्टिंग डेट है। बहुत बढ़िया जी, आगे चलते हैं। पेमेंट वाज मेड ऑन शेड्यूल ऑन 1 मई X4, 1 मई X4 ये बन गई हमारी एक्सरसाइज डेट। अब होगा क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं आपको एक बात यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि ये जो पीरियड है ये वाला, ये इंड AS 10 के दायरे में आता है। मान लो 31 मार्च को जो फेयर वैल्यू है वो 10 रुपये है, लेकिन एक्सरसाइज डेट को फेयर वैल्यू 11 हो गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो फेयर वैल्यू चेंज हो रही है 1 रुपये की एक्सरसाइज डेट को, और आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ी, खर्चा हो गया आपका, तो क्या इसको हम एडजस्टिंग इवेंट मान सकते हैं? आंसर इज़ नो, ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज डेट को हमें पता ही है, इस बात का शुरू से पता है कि एक्सरसाइज डेट को जो फेयर वैल्यू रहेगी उस पर आपको फाइनल पेमेंट करनी है। भाई ये तो हमारी एक्रूअल बेस पे अकाउंटिंग चल रही है ना, ये तो पहले से पीरियड डिसाइडेड है कि वेस्टिंग कंडीशन ये है, एक्सरसाइज पीरियड ये है, इसमें इवेंट्स वाली तो कोई बात ही नहीं है, तो सिंपली ट्रांजैक्शन वाली बात है। 1 मई को जो आप पेमेंट कर रहे हैं और उस दिन जो नुकसान आप बुक करेंगे ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड एक्सरसाइज डेट प्राइसेस, वो तो आपको अगले साल में बुक करना है ना, वो बैक डेट में थोड़ा ना चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज डेट को जो 11 रुपये प्रिवेल कर रहे हैं, ये बैलेंस शीट डेट को थोड़ा ना प्रिवेल कर रहे थे। हम किसी भी इवेंट को बैक डेट में तब लाते हैं ना जब कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, हमारी नॉलेज में होता है। तो ये जो फेयर वैल्यू कितनी रहेगी एक्सरसाइज डेट को, ये थोड़ा ना बताया जा सकता है। ये तो सिंपली जैसे हम अकाउंटिंग करते हैं 102 के हिसाब से वैसे चलेगी। ये खर्चा X2 X3 में बुक होगा, ये खर्चा X3 X4 में बुक होगा, और उसके बाद का खर्चा नेक्स्ट ईयर में बुक होगा X4 X5 में। इसमें इवेंट्स वाली तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मैं और चेक करता हूँ क्या गलती की इन्होंने। क्वेश्चन आगे रीड करें तो जरा प्लीज। द फेयर वैल्यू ऑफ SAR एज पर SAR पर शेयर March X3 is 6, 31st March X4 is 8, लो जी 8, and at 1st May X4 is 9, लो जी 9,
तो मुझे एक बात बताओ, 10 मिलियन शेयर्स हैं, मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 60 मिलियन। डिवाइड करूँगा 2 से, क्योंकि वेस्टिंग कंडीशन 2 साल की है, 1 साल 2 साल, तो मेरा खर्चा हो गया 30 मिलियन का। कौन से साल में? X2 X3 में। फिर मैं 10 मिलियन को मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, ये आ जाएगा 80। 80 को डिवाइड करूँगा 2 से, मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, 80 रहेगा। माइनस करूँगा 30 जो पुराना राइट ऑफ हो गया, तो एडिशनल मेरे को 50 और चार्ज कर देना चाहिए X3 X4 में। भी सीधी सी बात है, यहाँ पे 6 रुपये की फेयर वैल्यू है, 10 मिलियन शेयर है तो 60 मिलियन हो गया। 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है तो उसको डिवाइड करेंगे वेस्टिंग पीरियड से, 1 साल का खर्चा 30 लाख बुक हो गया। अगले साल फेयर वैल्यू 8 हो गई तो 80 मिलियन हो गया। 80 मिलियन 2 साल में चाहिए, 30 प्रोवाइड कर चुके हो, 50 का और प्रोवाइड करो। लेकिन फिर आगे के जो 1 मिलियन है, 10 मिलियन है, फॉर एग्जाम्पल इसको छोड़ो, ये 9 है, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ये 90 बन जाएगा। 80 हम प्रोवाइड करके आए हैं तो एडिशनली 10 आपको अगले साल और बुक करना पड़ेगा। यार सीधी सी बात है, फेयर वैल्यू 9 रुपये है पर शेयर एक्सरसाइज डेट को, तो 90 मिलियन आपको पेमेंट करनी है। 30 मिलियन पहले साल में बुक कर दिए, 50 मिलियन दूसरे साल में बुक कर दिए, एडिशनली 10 मिलियन आपको और करने पड़ेंगे। तो ये ईयर वाइज एक्सपेंडिचर बता दिया मैंने आपको। अब क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो पढ़ लेते हैं। सर हमें तो पता ही नहीं लग रहा कि आप स्टॉक एप्रिसिएशन राइट में ये क्या बोल रहे हैं। सर हमें तो क्लिक ही नहीं कर रहा, आप ये स्टॉक एप्रिसिएशन राइट में क्या क्या बोल रहे हैं, ये कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं सर आप? जय श्री राम बोलो, भगवान भला करे बेटे आपका। इंडियाज 102 शेयर बेस्ड पेमेंट का पढ़ लिया आपने, है ना? रिवीजन भी कम से कम एक बार लगा ली होगी आपने, और फिर भी आपको अगर ये कैलकुलेशंस क्लिक नहीं कर रहे और आप ये उम्मीद करते हैं कि मैं आपको SCR का पूरा कॉन्सेप्ट फिर रिवाइज कराऊंगा। जय श्री राम बोलो बच्चे, जय श्री राम बोलो। फिर कुछ नहीं हो सकता। देखो अब हम पेपर दे रहे हैं हमने 1-1.5 महीने बाद, दिसंबर 21 में। हम तो MTP डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चंस जो है कुछ नए तो नहीं है। ये तो कल्चर आ गया RTP MTP कराने का टीचर्स का, तो मैं करवा रहा हूँ। ये तो आपको सेल्फ करने चाहिए। तो आप SCR का कॉन्सेप्ट मेरे से मत पूछो अब कि सर SCR किसको बोलते हैं। अच्छा SCR सर कैसे अकाउंट होता है? जय श्री राम बोलो, भगवान भला करे बच्चे। मेरी बात कड़वी लगेगी आपको लेकिन बुरा मत मानना, क्योंकि ये टाइम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने का नहीं है, ये रिवीजन का टाइम है हमारा। कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड अ लायबिलिटी फॉर द SCR एज एट 31 मार्च X2। हाँ, यहाँ पे इसको X3 कर लेना, ये क्वेश्चन में ही टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि जब ग्रांट डेट ही हमारी 14X2 तो ये 31 मार्च X2 कैसे हो सकता है? यहाँ पे 31 मार्च X3 है। यहाँ पे बेस्ड अपॉन 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, इन्होंने पहले साल लायबिलिटी बुक कर ली। इन्होंने पहले साल लायबिलिटी बुक कर ली तो करनी चाहिए। 30 मिलियन की बुक की होगी, 10 मिलियन इंटू 6, 60 मिलियन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 30 मिलियन का खर्चा बुक कर लिया इन्होंने। बट लेकिन द लायबिलिटी वाज स्टेटेड एट द सेम अमाउंट एट 31 मार्च X4। सर ये काम गलत किया इन्होंने। 30 मिलियन को अभी भी यहाँ पे 30 मिलियन ही लेके बैठे हैं, विच इज़ रॉन्ग। 31 मार्च X4 को फेयर वैल्यू हो गई है 8, 80 मिलियन दिखना चाहिए। 80 में से 30 आपने पिछले साल प्रोवाइड कर दिए थे, एडिशनल 50 और प्रोवाइड होंगे। तो कंपनी ने 31 मार्च X4 को जो 30 मिलियन को एज इट इज़ शो कर दिया, इट्स रॉन्ग, इट शुड बी रेक्टिफाइड। पर हम इसको प्रायर पीरियड आइटम बोल नहीं सकते, क्योंकि करंट ईयर की मिस्टेक करंट ईयर में ठीक कर रहे हैं हम। हमें पहले पता लग गया कि हमारी गलती है। पिछले सालों की मिस्टेक आज पता लगेगी, दैट इज प्रायर पीरियड एज पर इंड AS 8। पर इस साल की गलती अप्रूवल से पहले पता लग गई, हमें अभी ठीक कर लेते हैं। तो एडिशनली आपको 50 मिलियन की लायबिलिटी और बुक करनी चाहिए, उस पर नोट लिख देते हैं हम। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है? डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव इवेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी फॉर द करंट ईयर। आपको पहले ये बताना है
कि करंट ईयर के अकाउंट्स में क्या गलती है, आपको अकाउंटिंग डिस्कस करनी है, कर देते हैं अभी। और आपको ये भी बताना है टेकिंग इनटू अकाउंट इम्प्लीकेशन ऑफ इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। आपको ये भी बताना है कि इसका जो डिफरेंस है इसका क्या करें, अगले साल में डालेंगे सर इसको। तो मैं इसका आंसर आपको चेक कराता हूँ। हम इसमें लिखेंगे अकाउंटिंग as per Ind AS 102 for the year ending 31st of March X4. In the given case, it is clearly specified that company has booked SBP liability March X3। ठीक है जी। बट company has not updated its balance in SBP liability in X3 X4। The following additional liability should be provided liability booked in previous year। तो ये आ गया 80 माइनस 30, तो एडिशनल आ गया 50 मिलियन। अकाउंटिंग
for events after balance sheet date. In the given case, exercise date of SARs is which is after balance sheet date. Fair value per share is 9. Due to which additional liability but it should not be adjusted previous year. Because additional liability ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है सर, नॉन एडजस्टिंग है, टाइम से चलेगा ये तो कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज डेट है सर, मतलब हमें पता ही है इस बात का कि बैलेंस शीट डेट और एक्सरसाइज डेट पे प्राइस फ्लक्चुएट करेगा और उसके पास प्रिविलेज है कि वो एक्सरसाइज डेट तक इसको खींच सकता है, तो पीरियड चेंज हो गया उससे। ये किसी पुराने इवेंट का रिजल्ट नहीं आ रहा, ना ना ना, तो फेयर वैल्यू में फ्लक्चुएशन है और आपको टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ये सर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, बी पार्ट है, और आपको ये बताना है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मीट एंड नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ, लो कर लो बात। इंड एस 32 क्लासिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। आपको ये बताना है कि जो चीज़ें ये पूछ रहा है उसमें से क्या फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और क्या नहीं है। सीधी सीधी बात, इंड एस 32 में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो सबसे पहले कैश, ये तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फिनेंशियल एसेट की डेफिनेशन तो आपको याद होनी चाहिए। कैश हो सकता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश हो सकता है आपका। सारी डेफिनेशन पता है आपको। गोल्ड, ये नहीं है सर। अगर आपका कोई गोल्ड जमा है बैंक के पास तो गोल्ड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। गोल्ड आपकी एसेट है, इसको बेचना पड़ेगा आपको। मेरे पास अगर गोल्ड है, मेरे पास अगर करेंसी है, 100 रुपये का नोट है, तो उसके ऊपर आरबीआई का प्रॉमिस लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ। मेरे पास राइट है, 100 का नोट है, 100 में चलेगा, आरबीआई गारंटी करता है। लेकिन मेरे पास गोल्ड है, तो मेरे पास एक गोल्ड की रिंग अगर मैंने पहनी हुई तो जब तक बेचूंगा नहीं तब तक ये कैश नहीं बनेगा। तो गोल्ड तो सर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है आपका। गोल्ड तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, अदर इन्वेस्टमेंट में आएगी ये तो। ट्रेड रिसीवेबल कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है। इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी मार्केट में सेल हो सकते हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तो वैसे ही आपको पता है अलग कैटेगरी में समझाए जाते हैं, ये तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है सर। प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है। इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड डिपॉजिट्स, ये तो आपके फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपने एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दिया तो पैसा वापस आ सकता है। डेफर्ड रेवेन्यू नहीं है सर। टैक्स लायबिलिटी नहीं है सर, ये नहीं है सर। ये जितने एग्जाम्पल लिए हैं ना, ये सब क्लास में हमने एक चार्ट में लिखे हुए हैं। कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम, सब पुरानी बातें हैं। कुछ नया नहीं है, सब पुराना है। अच्छा जी, सी पार्ट में आ गया। ये है इंड एस 115 का क्वेश्चन, ये क्लास में किया हुआ है। मैं क्लास बुक का रेफरेंस दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2C क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है सर, और ये मॉडिफिकेशन वाले कॉन्सेप्ट में आता है। ये मॉडिफिकेशन में आता है ये। फिर हमारे पास है डी, ये भी इंड एस 115 का क्वेश्चन है जी। ये फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाला क्वेश्चन है, ब्याज निकालने वाला। इसमें आप क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हैं, डिट्टो क्वेश्चन है जी। ये 13वां क्वेश्चन है और ये 29वां क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन क्लास में किए हुए हैं, कट कॉपी पेस्ट है सर। फिगर्स भी चेंज नहीं हुए, सेम है सब कुछ। मैं आ गया सर क्वेश्चन नंबर 3 में, और 3 का जो ए पार्ट है ये है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का। ये बेटे आपको सेल्फ लर्न करना, आप याद कर लेना, थ्योरी है सर। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का क्वेश्चन है ये आपको सेल्फ करना है, पढ़ लेना। इसका बी पार्ट, इस पे लगाओ टिक इम्पॉर्टेंट, और ये इंड एस 110 का है। 103, 110 दोनों काम आएंगे इसके अंदर। एक्विजिशन डेट का और बैलेंस शीट डेट का कंसोलिडेशन, दोनों कॉन्सेप्ट काम आएंगे आपके। ये क्वेश्चन है कंसोलिडेशन का, क्लास में करवा रहा हूँ आपको। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको कॉपी पे इसको नोट करना चाहिए। और इसी क्वेश्चन की वजह से मैं आपको एमटीबी डिस्कस करके दे रहा हूँ, बाकी तो कुछ था नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है जी इसमें। कहते हैं जी नोट्स टू अकाउंट्स की ज़रूरत नहीं है।
15 नंबर का क्वेश्चन है, नोट्स बनाने के लिए मना कर दिया इसने। तो बैलेंस शीट के नोट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। सिंपल आपको जहाँ पे सिंपली क्लब हो सकते हैं सीधा टोटल मार के दिखा देंगे हम, और जहाँ मजबूरी है कि बनाना ही पड़ेगा वहाँ बना लेंगे हम। आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, मैं रुक गया। एमटीपी में करने वाला यही एक बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। जब हम इंड AS 103 की बात करते हैं तो इंड AS 103 में हम बात करते हैं एक्विजिशन डेट की। जब फर्स्ट टाइम होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बाय करता है तो हम उसे बिजनेस कॉम्बिनेशन की हेडिंग में रख के 103 के हिसाब से टपका देते हैं। और जब डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद कंसोलिडेशन की जो रिपोर्ट है अपडेट होती है हर साल। अब होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है और वो बैलेंस शीट डेट को भी प्रिवेल कर रहा है, और हर बैलेंस शीट डेट को भी प्रिवेल करेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो जब एक्विजिशन डेट के बाद रिपोर्ट का अपडेशन करना होता है कंसोलिडेशन का, वो 110 में करते हैं हम। तो एक्विजिशन डेट को 103 लगाना पड़ता है और उसके बाद हम 110 फॉलो करके रिपोर्ट अपडेट करते रहते हैं। तो एक्विजिशन डेट को सारे बच्चों को पता है कि एंट्री पास करते हैं हम, नेट एसेट्स डेबिट टू NCI टू PC, और जो डिफरेंस आ जाता है उसको हम गुडविल मान के बैलेंसिंग फिगर लिख लेते हैं। सारी अकाउंटिंग आपको पता ही है। फर्स्ट पेज खाली छोड़ दो, वहाँ पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे मेन आंसर में, और फर्स्ट पेज के बाद हम वर्किंग नोट्स लिखना शुरू करेंगे क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी हमें। तो मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, फिर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल X1, डेट को हम ध्यान रख के चलेंगे। A लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ S लिमिटेड। अगर 80% शेयर होल्डिंग के पास हैं तो बाकी का 20% NCI के पास होगा। NCI की वैल्यूएशन के दो तरीके हैं, प्रोपोर्शनेट और फेयर वैल्यू। जो कहेगा वो लगा देंगे। क्वेश्चन साइलेंट रहेगा प्रोपोर्शनेट लगा देंगे, क्योंकि स्टडी मैट में हर क्वेश्चन में प्रोपोर्शनेट लगा रखा है। प्रोपोर्शनेट का मतलब नेट एसेट्स का 20%। डेट ऑफ एक्विजिशन को जितने नेट एसेट्स सब्सिडरी के पास होंगे उसका 20% निकाल के बोलो जा भैया अपना। फेयर वैल्यू बोलेगा तो फेयर वैल्यू शेयर की निकाल के एक शेयर की फेयर वैल्यू लेके नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसा बोलेगा कर देंगे हम। सर ये क्या बोल रहे हो आप, ये कौन सा NCI सर, कौन सी वैल्यूएशन, कौन से मेथड? जय श्री राम बोलो, भगवान का नाम लो बेटे। मैं तो ये सोच के चल रहा हूँ आपको सब कुछ आता है, मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ, मैं तो मॉक टेस्ट पेपर करा रहा हूँ। पेपर है 1 महीने बाद आपके, और ऐसी बहकी बहकी बातें बिल्कुल नहीं सोचनी है आपने। अच्छा, A लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ S, ठीक है जी। ऑन एक्विजिशन डेट 1 अप्रैल X1, द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ S stood 5 लाख एंड 125 रिस्पेक्टिवली। आपको मैंने ये फंडा बता रखा है क्लास में कि एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रिजर्व्स, अगर ये आपको दे रखे हैं 6-25 के, तो एसेट्स और लायबिलिटीज को बोलते हैं नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स भी आपके 6-25 के ही होंगे। आपको कैपिटल प्लस रिजर्व बता रहा है एक्विजिशन डेट का, एक तरह से आपको नेट वर्थ बता गया। नेट वर्थ इज इक्वल टू नेट एसेट्स। बस कंडीशन सिर्फ एक होती है कि किसी भी एसेट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, किसी भी एसेट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन
नहीं होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है ना, एसेट की मार्केट वैल्यू दे रखी होती है आपको, तो फिर आपको एप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गया तो मुझे पता लगा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ एस प्लांट एक्सीडेड इट्स बुक वैल्यू बाय 2 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाख रुपए इसमें और ऐड होंगे तो नेट वर्थ 825 की हो जाएगी। वैसे तो नेट एसेट 6.25 लाख के हैं, 2 लाख की फेयर वैल्यूएशन एक्सीडेड है। और 103 एक्विजिशन मेथड में फेयर वैल्यू की बात करता है, तो फेयर वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी जो कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा है बुक वैल्यू से, तो नेट वर्थ 825 के आसपास हो गई है। ठीक है, नेट एसेट्स मेरे पास 825 के हैं। मैं वर्किंग नोट बना लूँगा अभी। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑन एक्विजिशन डेट 825, 2 मिनट का काम है जी। अच्छा, क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। A Limited paid initial cash consideration of 10 लाख रुपीज़। PC 10 लाख रुपए कैश में दे दिए। एडिशनली A Limited issued 2 lakh equity shares with a nominal value of ₹1 at current market value of 1.8 प्लस 3,60,000 रुपये के शेयर दे दिए। 2 लाख शेयर, ₹1.80 का एक, तो 3,60,000 के शेयर हो गए। आगे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, इट वॉज ऑल्सो अग्रीड दैट A Limited वुड पे अ फर्दर सम ऑफ 5 लाख रुपीज़। पहली बात, 5 लाख रुपए देने की कमिटमेंट है कि आप और ले लेना हमसे, आज हमारे पास पैसे नहीं है, फ्यूचर में ले लेना। तो 5 लाख रुपए आज नहीं देने, फ्यूचर में देने हैं। कितने साल बाद देने हैं? 3 साल बाद देने हैं। तो 3 साल का पीवी फैक्टर कितना है? 0.75। तो 5 लाख को मल्टीप्लाई करो 0.75 से, तो 3.75 ये हो गया, फ्यूचर पेमेंट हो गई। टोटल बताओ, 10 लाख, 3,60,000, 3,75,000, तो 17,35,000 का पीसी हो गया जी। बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन में एक चीज़ और आपको चेक कराता हूँ। ये जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, इसको फेयर वैल्यू मेथड से निकालना है। इसका मतलब ये, जो नेट एसेट्स आपने 825 के निकाले थे उसका 20% नहीं करना। नेट एसेट्स का 20% कर दोगे तो वो प्रोपोर्शनेट मेथड हो जाएगा आपका, फेयर वैल्यू से चलना है। और क्वेश्चन ने साफ साफ बता दिया कि जिस दिन हमने शेयर खरीदे थे उस दिन जो फेयर वैल्यू थी वो 20% की 3,80,000 थी। आपको एनसीआई बता गया 380 का, एनसीआई कितने का बता गया? 380 का बता गया ये। तो अगर आप एंट्री पास करो तो नेट एसेट्स डेबिट 825, 625 की तो बुक वैल्यू थी, 2 लाख का हमने फेयर वैल्यू प्लस की है एसेट्स का। टू पीसी, कितना पीसी था? 1735 का, 1735 का पीसी। टू एनसीआई, 380 का एनसीआई हो गया। तो गुडविल निकालो कितनी आई? 1735 प्लस 380 माइनस करेंगे 825, तो गुडविल होगी सर 12,90,000 की। 12,90,000 की गुडविल। और क्वेश्चन हमें साफ साफ कह रहा है कि जो कंसोलिडेटेड गुडविल है इसको इम्पेयर करना है 258 से। तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो 1290 में से 258 माइनस करूंगा इम्पेयरमेंट का, तो 1032 की गुडविल अभी भी बैलेंस शीट में आएगी। और ये जो इम्पेयरमेंट है इसे हम राइट ऑफ करेंगे P&L में से, गुडविल का इम्पेयरमेंट। और एक और बात समझो, हमने एनसीआई किस फॉर्मूले से निकाला है? फेयर वैल्यू से। जब हम एनसीआई फेयर वैल्यू पे लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं फुल गुडविल मेथड, फुल। और जो गुडविल है ये होल्डिंग और एनसीआई दोनों की है, क्योंकि एनसीआई फेयर वैल्यू पे चल रहा है। जब गुडविल इन दोनों की है तो इम्पेयरमेंट भी दोनों में से कटेगा। जितना भी इम्पेयरमेंट लॉस होगा इसका 80% होल्डिंग के P&L में से कटेगा और इसका 20% का जो नुकसान है एनसीआई में से कटेगा। ये तो बात आपको पता होनी चाहिए।
इंड AS 36 के जो स्टडी मैट में नए क्वेश्चन ऐड हुए थे, जिन बच्चों के पास लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है उनके पास भी है, जिनके पास पुरानी थी उनको मैंने टेलीग्राम पे अलग से दिए थे। तो इंड AS 36 में जो अलग क्वेश्चन नहीं ऐड हुए तो उसका पहला क्वेश्चन यही तो था, वो पॉइंट भी इन्होंने इम्पेयरमेंट का डाल दिया यहाँ पे। सर ये कौन सी बातें कर रहे हो सर, हमें तो कुछ पता ही नहीं। जय श्री राम, फिर बोलो जय श्री राम। नहीं सर आपने तो कराया ही नहीं। नहीं बेटे मैं तो कुछ कराता ही नहीं, 400 घंटे की क्लास में मैंने कुछ नहीं कराया, मैंने तो बस ऐसे बोलता रहा आपसे मैंने कुछ नहीं कराया मैं तो बच्चों के व्यूज़ पढ़ता रहता हूँ, बस खुश होता रहता हूँ, है ना। कुछ बच्चे तारीफ़ करते हैं सर, कुछ बच्चे नेगेटिविटी फैलाते हैं, दोनों का वेलकम है सर। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। चलें जी आगे। अच्छा जी, गुडविल भी आ गई, इम्पेयरमेंट भी आ गया, होल्डिंग सब्सिडरी में से काट भी लेंगे। अब हमें कुछ वर्किंग नोट्स की तैयारी कर लेनी चाहिए। एक पेज खाली छोड़ दो, एक पेज खाली छोड़ दो। एक पेज किस चीज़ के लिए खाली छोड़ दो? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए। और मैं अगले पेज पे वर्किंग नोट स्टार्ट कर रहा हूँ बेटे आपके। हमारे पास है फर्स्ट वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। कैलकुलेशन ऑफ पीसी, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। सबसे पहले पेमेंट इन कैश 10 लाख रुपए है जी। पेमेंट इन कैश, पेमेंट इन शेयर्स, 2 लाख शेयर्स हैं जी, 1.8, 3,60,000 रुपये के शेयर्स हो गए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट, ये कोई कंटिजेंट कंसिडरेशन नहीं है। कंटिजेंट कंसिडरेशन तो किसी इवेंट पे डिपेंड होता है कि अगर ऐसा आपके कस्टमर इतने रिटेन हो गए, हमने आपके बिजनेस से इतनी सेल कर दी तो हम आपको और पेमेंट करेंगे। ये कंटिजेंट नहीं है, ये प्रॉमिस्ड है। पैसा अभी होगा नहीं, फ्यूचर में पे करने की बात की है इन्होंने। 5 लाख रुपए देने और पीवी फैक्टर है 0.75, तो 3,75,000 रुपीज़ ये बनते हैं। हमने लगाया टोटल, पीसी आ गया जी 17,35,000 रुपये का। ये आ गया जी पीसी सेकेंड वर्किंग नोट में। कैलकुलेशन ऑफ net assets acquired, calculation of net assets on date of acquisition of subsidiary, net worth, क्या नाम है जी सब्सिडरी का? सब्सिडरी का नाम है एस। नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड ऑन 14x1। कैपिटल कितने की है? 5 लाख की। रिजर्व्स हैं 1.25 के, ये हो गया 6.25। इतने की नेटवर्थ तो इनके पास थी। एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स
ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख रुपए से एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो ये आ जाएगी नेट एसेट्स एट फेयर वैल्यू 825। थर्ड वर्किंग नोट में आ गया। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन 14x1 डेट ऑफ एक्विजिशन Ind AS 103। PC 17,35,000। NCI फेयर वैल्यू मेथड से NCI कितना है? 3,80,000 टोटल। $21,15,000 नेट एसेट्स। गुडविल 12,90,000। ठीक है जी, हम आगे वर्किंग नोट 4 में। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज ऑन 31 मार्च X3। जिंदल सर ये X3 कहाँ से आ गया? अब आपने देखा नहीं शायद। X3 ये हमारी कंसोलिडेशन की डेट है बेटे, आपने शायद ध्यान से देखा नहीं। जो बैलेंस शीट हमारे पास है वो X3 की है। अच्छा जिंदल सर, इसका मतलब ये हुआ शेयर खरीदे हमने X1 को और हम खड़े हैं X3 को, इसका मतलब 2 साल निकल गए सर। हाँ 2 साल निकल गए, तो जिंदल सर इस 2 सालों में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो जिंदल सर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को होल्डिंग और NCI में बांटना भी पड़ेगा और उसकी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी सर। वो कब कराओगे? अरे भैया करा देता हूँ, 5 मिनट तो दे दो। पहले इस बात को तो समझो कि हम 2 साल बाद 110 में आ गए अब, क्योंकि रिपोर्ट अपडेट हो गई। एक्विजिशन डेट के बाद की बात शुरू हो गई अब अपने। अच्छा ठीक है। गुडविल एज पर 103 12,90,000 की गुडविल थी। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल एज पर 36 कितना इम्पेयरमेंट हो गया? 258 का। जिंदल सर ये स्टार क्यों लगाया? अभी बताता हूँ। कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल इन CFS 10,32,000। अच्छा जी, अब आते हैं यहाँ पे। In the given question, valuation of NCI has been made under fair value method
ड्यू टू विच impairment loss of goodwill will be distributed among A Limited and NCI in the ratio of their holding. इनकी रेशो में बांटेंगे हम। कितने वर्किंग नोट हो गए हैं? 4। पहले हमने पीसी निकाला, फिर नेट एसेट्स निकाले, फिर गुडविल निकाली, गुडविल का इम्पेयरमेंट कर दिया, उसको एनालाइज भी कर लिया कि ये लॉस अभी दोनों में बांटना है हमने। मैं आ गया 5वें वर्किंग नोट में। कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। पहले तो ये बताओ ये हम बात किसकी कर रहे हैं? सब्सिडरी कंपनी। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सब्सिडरी कंपनी ने शेयर एक्वायर करने के बाद क्या कमाया। जिस दिन हमने शेयर खरीदे थे उस दिन 1,25,000 रुपये का प्रॉफिट था हमारे पास। जिस दिन हमने शेयर खरीदे थे उस दिन सब्सिडरी कंपनी के पास 1,25,000 रुपये का प्रॉफिट था, और हमें देखना पड़ेगा कि 2 साल बाद अब इसकी रिटेन अर्निंग कितनी हो गई है। तो जितना इम्प्रूव होगा वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट माना जाएगा और उसे होल्डिंग और एनसीआई में बांट देंगे हम 80-20 में। और अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो पढ़ लेंगे हम। आओ मेरे साथ। ये मैं एक बार स्क्रीन से साफ कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे नोट्स हमने बना लिए हैं। लो जी, मैंने हटा दिए सारे के सारे। लो जी, ये रहा जी रिटेन्ड अर्निंग, और ये हो गई है 3 लाख रुपए की। सारे फिगर 000 में है। 1,25 का रिटेन्ड अर्निंग 3 लाख का हो गया, तो बताओ फिर कितना प्रॉफिट हुआ? 1,75 का हो गया ना। क्लोजिंग बैलेंस इन रिटेन्ड अर्निंग ₹3 लाख। बैलेंस इन रिटेन्ड अर्निंग ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 1,25,000 रुपये का था जी। पोस्ट एक्विजिशन इंक्रीज बताओ कितना आया? 1,75,000 रुपये का जी। हम इसमें से माइनस करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू इंक्रीज इन फेयर वैल्यू 2 लाख रुपए 5 ईयर्स। जिंदल सर ये क्या किया आपने? मैं बताता हूँ। द प्लांट हैड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। मुझे एक बात बताओ, रीवैल्यूएशन सब्सिडरी की बुक्स में हो रहा है या सीएफएस में हो रहा है? सर सीएफएस में हो रहा है। एक्विजिशन डेट को होल्डिंग कंपनी ने इसके एसेट्स को 2 लाख रुपए का बढ़ा के लिया है सीएफएस में। तो क्या सब्सिडरी कंपनी ने इसको अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट किया? नहीं सर, ये तो उसकी सेपरेट बैलेंस शीट है। हाँ, तो ये जो प्रॉफिट दिख रहा है आपको, ये प्रॉफिट तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन के बाद ही निकाला होगा, पर सीएफएस में एसेट्स की वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा लिया आपने,
तो डेप्रिसिएशन आपका जो है फेयर वैल्यू पर निकलना चाहिए था, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट भी आएगा। सर ये क्या बोल रहे हो? जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। CFS का हम कोई पहला क्वेश्चन थोड़ा ना कर रहे हैं। अगर आपकी CFS में फेयर वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा है तो डेप्रिसिएशन भी उसके अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ेगा। तो आपने इंफॉर्मेशन कहाँ से उठाई है? एस कंपनी से, और हम उसको एडजस्ट किसके हिसाब से कर रहे हैं? CFS के हिसाब से। तो 40,000 का डेप्रिसिएशन आपको लेना चाहिए। जब आपने सब्सिडरी की एसेट्स की वैल्यू 2 लाख से ऊपर मानी है तो 2 लाख एक्स्ट्रा होने की वजह से डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ेगा ना। तो वो हम अपने CFS के पर्पज़ के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, हमेशा ही करते हैं। अब बताओ ये प्रॉफिट कितना आया? एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया? 1,35,000 का। इसको 2 लोगों में बांटो। एक तो हिस्सा मिलेगा ए लिमिटेड को 80%, एक मिलेगा NCI को 20%। जिंदल सर वो गुडविल का इम्पेयरमेंट बांट दूंगा भाई, मुझे पता है दो गुडविल का इम्पेयरमेंट 80-20 में बांटना है, बांट दूंगा। पहले प्रॉफिट को तो बांट लो। 1,35,000 इंटू 80%, 1,08,000 तो होल्डिंग को मिलेंगे। 27,000 किसको मिलेंगे? NCI को मिलेंगे। वर्किंग नोट तो देखते चलो एक बार। मैं आ गया जी वर्किंग नोट नंबर 6 में। कैलकुलेशन ऑफ NCI एज ऑन 31 मार्च X3। NCI एज ऑन 1 अप्रैल X1 3,80,000 रुपये का NCI था। बिल्कुल था जी। इसको इसका प्रॉफिट का हिस्सा दो। शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स 27,000 रुपये। शेयर इन इम्पेयरमेंट लॉस भी लो 2,58,000 रुपये का 20% चार्ज करो इससे। 51,600। बताओ जी NCI कितना रह गया अब? 380 प्लस 27 माइनस 51,600 355,400। NCI हो गया जी। अच्छा अब हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड रिजर्व्स की वर्किंग। वर्किंग नोट नंबर 7। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग ए लिमिटेड प्लस एस लिमिटेड। ये बात तो सारे बच्चों को पता है ना कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में जो हिस्सा होल्डिंग का होता है वो होल्डिंग अपने प्रॉफिट्स में ऐड कर लेता है। तो सबसे पहले ये चेक करो बैलेंस इन रिटेन अर्निंग एज ऑन 31 मार्च X3 विद ए लिमिटेड। ए कंपनी के पास अपना प्रॉफिट कितना है? ए के पास अपना प्रॉफिट है 14 लाख का, 14 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। $14 लाख का प्रॉफिट है। शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कितना प्रॉफिट आपको मिला? 1,08,000 का जी।
शेयर इन इम्पेयरमेंट लॉस, $2,58,000 का 80% आपको बियर करना पड़ेगा। 206400 लो जी, आपको माइनस करना पड़ गया। एक चीज़ आपको और चेक कराता हूँ, जो इस क्वेश्चन का सबसे बढ़िया पॉइंट है। ये देखो क्या लिखा हुआ है। मैं ज़रा एक बार स्क्रीन को साफ़ कर दूँ, क्योंकि ये सब कुछ पढ़ लिया आपने, है ना। लो जी, मैं ये सब कुछ एक बार हटा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एक तो शेयर्स थे, 2 लाख शेयर थे 3,60,000 के, और एक इसमें डेफर्ड पेमेंट थी 5 लाख की पीवी फैक्टर के साथ। क्वेश्चन ये कहता है दी शेयर्स, जो कि 3,60,000 के, डेफर्ड कंसिडरेशन जो कि 375 का है, हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डेड बाय ए, हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डेड बाय ए, ए कंपनी ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए। मतलब जो पीसी कैश में दिया ये तो रिकॉर्डेड है, तो ए कंपनी की बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक बैलेंस बिल्कुल टनाटन है। इसने ना तो शेयर रिकॉर्ड किए, ना ही डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड किया। तो इसका मतलब क्या होगा, ए कंपनी की जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, उसकी शेयर कैपिटल 2 लाख से बढ़ाएंगे और उसका सिक्योरिटी प्रीमियम 1.60 से बढ़ाएंगे। क्यों? ₹1.80 का शेयर है, ₹1 की नॉमिनल वैल्यू है, 2 लाख शेयर है, तो 2 लाख इंटू 1, 2 लाख से तो कैपिटल बढ़ेगी और 1,60,000 से अदर इक्विटी बढ़ेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम बुक करेंगे। तो ए कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर रिकॉर्ड हो गए। अब आते हैं डेफर्ड पेमेंट पे। डेफर्ड पेमेंट कितनी थी हमारी? 375 की। ये हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। फाइनेंशियल लायबिलिटी का अकाउंट सबको बनाना आता है। हमने 375 रिकॉर्ड कर लिया 14x1 को। अब इस पे इंटरेस्ट ड्यू होगा 10%, 37,500 का ब्याज ड्यू किया, टोटल लगा के यहाँ लिख दिया 450। अभी अगले साल का बैलेंस बन गया 450, 45 फिर ड्यू किया, तो ये बन गया 495। हम खड़े हैं यहाँ, 2 साल हो गए ना। 14x1 को हमने डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड किया था। पहले साल का ब्याज एक्रू हो चुका होगा, दूसरे साल का ब्याज एक्रू हो चुका होगा, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। इसका मतलब ये जो 2 साल का ब्याज है लायबिलिटी के ऊपर, जिसको डिस्काउंट करके रखा है, इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं करा इसको। और इसका मतलब ये हुआ कि जो 495 की लायबिलिटी है, अब इसको पे करने में 1 साल रह गया, सिर्फ 1 साल, क्योंकि 3 साल बाद देनी थी, 2 साल निकल गए हैं, अगले साल इसकी पेमेंट है, तो इसको करंट लायबिलिटी में भी शो करना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि ये भी अनरिकॉर्डेड है। तो इसका 2 साल का ब्याज पेंडिंग रह गया और एक आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी शो करना पेंडिंग रह गया। तो जब हम इसका P&L बना रहे हैं तो आपको लिखना चाहिए इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डेफर्ड लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड, ये अनरिकॉर्डेड है। कैसे आएगी जी? X1 X2 3,75,000 का 10%, 37,500 तो ये है। X2 X3 इसको प्लस करो, हाँ ये वर्किंग फिगर्स गलत हो सकते हैं, फिगर्स हम यहाँ ठीक कर लेते हैं। अभी देख रहा था, तो ये बन जाएगी 4,12,500
और फिर इसका करेंगे 10%, तो 41,250। टोटल ब्याज बताओ कितना जो उन्होंने चार्ज नहीं करा। 78,750 चार्ज नहीं करा। 375 प्लस 10%, फिर प्लस 10% माइनस 375। ठीक है जी। ये बताओ ए का प्रॉफिट कितना आया आप? 14 लाख, 1,08,000 माइनस 206400 माइनस 78750, 12,22,850। ठीक है जी। वर्किंग नोट नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड लायबिलिटी बैलेंस। डेफर्ड लायबिलिटी अकाउंट बना लेते हैं। ₹3,75,000। चार 12,500। ये बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज़ में शो करेंगे क्योंकि 1 साल बाद पेमेंट जानी है इसकी। सारी वर्किंग हो गई सर, एक वर्किंग नोट रह गया बस मेरे हिसाब से। तो इसके पास पीपी बताओ कितने? 5.5 लाख, नहीं 55 लाख। और यहाँ पे कितना? 15 लाख। ए लिमिटेड, एस लिमिटेड 15 लाख। अच्छा, एप्रिसिएशन ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख। डेप्रिसिएशन 40,000। नहीं, थोड़ा सा मुझे गलती लग रहा है, थोड़ी सी मुझे गलती लग रही है, थोड़ी सी मुझे गलती लग रही है, थोड़ी सी मुझे गलती लग रही है। एक हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो गई कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना रह गया क्योंकि 2 साल निकल गया ना। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 80,000 आएगा। एक यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई सर, यहाँ पे 95 आएगा, यहाँ पे 95 आएगा। 95 के 2 हिस्से बनाएंगे तो यहाँ पे 76 आएगा, यहाँ पे 19,000 है। अब देखो रिकॉर्डिंग है, चाहूँ तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ वीडियो को, लेकिन मैं एडिट करूँगा नहीं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ
कि एक छोटी सी गलती से कितनी कटिंग हो जाती है। अब इसका इम्पैक्ट देखो कहाँ कहाँ जाएगा। यहाँ पे 76 आएगा, यहाँ पे 76 आएगा, तो ये टोटल भी आपका रिवाइज हो जाएगा। एक छोटी सी मिस्टेक से देखो पूरा क्वेश्चन हिल गया हमारा। $11, 90, 850, 14 लाख प्लस 76,000 माइनस 2064 माइनस 78750। फिर अगर हम NCI में जाते हैं, NCI कहाँ गया हमारा, NCI, हाँ यहाँ पे 19,000 आएगा, ये भी रिवाइज होगा। 380 प्लस 19 माइनस 51,600 347,600। मैं दोबारा लिखता हूँ। 380 प्लस 19 माइनस 51,600, तो ये आएगा 347,400। अब ठीक है, ये 347,400 ये ठीक कर दिया हमने, बाकी सब तो ठीक है। डेप्रिसिएशन 80,000 आएगा यहाँ पे, 2 साल का लगाना था ना, 5 साल की लाइफ थी। अब आप देख लो कि पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे ख़राब हो जाता है। $71,20,000, 70, 72, 71 पेज। अब हमने बनानी है बैलेंस शीट, जो पेज हम खाली छोड़ के आए हैं ना। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, क्वेश्चन ने क्या बोला था, नोट्स वोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, नहीं बनाते ये नोट्स वोट्स। जिसके लिए बनाए हैं वो रेफ़र कर देंगे हम। इंड एस बेस्ड बैलेंस शीट में एसेट्स पहले आते हैं। हमने लिखा PPE, वर्किंग नोट नंबर 9, 71,20,000। गुडविल, इंटेंजिबल, वैसे तो हमें इंटेंजिबल लिखना चाहिए। कौन सा वर्किंग नोट है, ये तो हो गया। ये पेपर में मत काटा ना, ये मैं इसलिए काट देता हूँ कि दोबारा से कहीं वर्किंग में ना आ जाए। पेपर में कुछ नहीं काटना आपने, काटने के लिए थोड़ा ना मेहनत की हमने। गुडविल 1032, कौन सा वर्किंग नोट है जी, वर्किंग नोट नंबर 4। करंट एसेट्स, इन्वेंट्री 650, रिसीवेबल्स 600, 650, 600। ट्रेड रिसीवेबल कितने, 6 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6.5 लाख, 6 लाख, 2.5 लाख। $71,20,000, 10,32,000, 6.5 लाख, 6 लाख, 2.5 लाख, टोटल 9652,000। ठीक है जी। इक्विटी, शेयर कैपिटल 20 लाख, इसमें 2 लाख प्लस कर लेना, न्यू इश्यू वाले
तो 22 लाख। नोट्स नहीं बनाने, नहीं तो मैं नोट्स बना देता इसका भी एक। हर चीज़ का नोट बनता है, इन्वेंट्री का, रिसीवेबल का, कैश का। तो जो नोट सिंपल थे वो नहीं बनाने क्योंकि क्वेश्चन ने मना किए हुए। अदर इक्विटी, एक रिटेन अर्निंग है और एक हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। रिटेन अर्निंग का तो हमने बनाया था अभी 11,90,850। ग्यारह नब्बे 850, सिक्योरिटी प्रीमियम 160। 2 लाख शेयर थे 80 पैसे के हिसाब से। NCI, 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 NCI 347,400। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, इसके लिए कोई नोट नहीं बनेगा। सीधा बताओ कितनी है, 34 लाख। करंट लायबिलिटीज 12.5 और 6.5, 19 लाख की तो ठीक है। एक डेफर्ड बैलेंस भी है हमारे पास। बताओ जी डेफर्ड कितना है? डेफर्ड है 4,53,750 का। टोटल 23 हो जाएगा, 23,53,750 का टोटल मारो इसका। $96,52,000 टोटल। ये क्वेश्चन है जनाब। एक डेप्रिसिएशन का अमाउंट 80,000 की बजाय 40 लिख दिया, देखो कितनी करेक्शन हो गई उससे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अच्छा जी आगे चलते हैं। ये कंसोलिडेशन का क्वेश्चन था। फिर हम आगे फोर्थ के ए पार्ट में। फोर्थ के ए पार्ट में ये हमारा शेयर बेस्ड पेमेंट का कैश अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन है। कैश अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन है। ये हमारी क्लास बुक में है डिट्टो क्वेश्चन। ये शायद नंबरिंग में लिखना यहाँ भूल गया, आप चेक कर लेना। सिंगल ही क्वेश्चन है कैश अल्टरनेटिव का। ये स्टडी मेट का कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन उठाया है इन्होंने। इसमें कुछ भी नया नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। इसमें कैश इक्विवेलेंट तो है 1000 शेयर का और 1500 है इक्विटी वाले। या तो 1000 शेयर का कैश ले लो या 1500 शेयर्स आप इक्विटी वाले ले लो। और इस पे कंडीशन लगा रखी है कि आप इसको बेच नहीं सकते। 2 साल की कंडीशन लगा, 3 साल की कंडीशन लगा रखी है कि आप इसको बेच नहीं सकते और 2 साल आपको कम से कम सर्विस करनी पड़ेगी। ये वेस्टिंग पीरियड हो गया आपका। और ये आपको 3 साल के लिए शेयर रखने पड़ेंगे। पोस्ट वेस्टिंग कंडीशन हो गया, जिसकी वजह से प्राइस चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास है विद रिस्ट्रिक्शन वाला 102 रुपये का प्राइस। तो मैं क्या करूँगा, 1500 इंटू 102 और इसमें से माइनस कर लूँगा 1000 इंटू 113। ये रहा ग्रांड डेट वाला फेयर वैल्यू। ये कैश के लिए एप्लीकेबल है ये वाला, और ये शेयर्स के लिए एप्लीकेबल। इसका जो डिफरेंस होगा वो इक्विटी कंपोनेंट आ जाएगा। कितना आएगा, 1500 इंटू 102, 1500 इंटू 102, ये आ जाएगा 1500 इंटू 102, 153, हाँ 1,53,000। ये आ जाएगा 1,13,000। 40,000 का इक्विटी कंपोनेंट है। 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है। 20,000 रुपये पर एनम ये इक्विटी के रिजर्व में डालते रहेंगे हम। और इसकी अकाउंटिंग हम SCR के हिसाब से करते रहेंगे 2 साल की। एक 120 है, एक 132। बेटे ये क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, वो मैंने नंबरिंग नहीं नोट कर रखी है यहाँ पे, वो शायद स्किप हो गया होमवर्क में। ये हमारी बुक में है क्वेश्चन डिट्टो कट कॉपी पेस्ट, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। कैश ऑल्टरनेटिव वाला जो क्वेश्चन आपको हमारी बुक में नजर आए वो स्टडी मैट का ही है, और ये भी स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है आपका।
इसमें लिखा हुआ है ना कि एम्प्लॉयज़ ने कैश ले लिया, बताओ जी क्या एंट्रीज पास करेंगे। आपको पता है कि अगर एम्प्लॉयज़ कैश मांगेंगे तो एसबीपी लायबिलिटी जो 2 साल में तैयार किया आपने, एसबीपी लायबिलिटी टू कैश कर देंगे, और जो एसबीपी रिजर्व 40,000 का इक्विटी कंपोनेंट आपने तैयार किया उसको उठा के रिवर्स कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। और अगर ये शेयर मांगते तो एसबीपी रिजर्व एसबीपी लायबिलिटी को इकट्ठा कर देते और इशू कर देते। ये क्लास में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है बच्चे, इसमें कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। वो नंबरिंग लिखनी भूल गए मैं, आप देख लेना, बुक आपके पास है। ये इसका बी पार्ट है जी, ये इसका बी पार्ट है। ये इंडेस 12 का क्वेश्चन है, ये इंडेस 12 का क्वेश्चन है, और ये क्लास का है क्वेश्चन नंबर 14। जो अभी न्यू क्वेश्चन ऐड हुए थे ना, जो न्यू क्वेश्चन ऐड हुए थे इंडेस 12 के, जिसमें मैंने 3.5 घंटे का लेक्चर और दिया था एक्स्ट्रा में, ये उसमें से कवर किया इन्होंने। स्टडी मैट से न्यू क्वेश्चन से उठाया, एमटीपी में डाल दिया। फिर हमारे पास है जी 4th का सी पार्ट। ये गाइडेंस नोट है, गाइडेंस नोट ऑन वेटेड एवरेज टैक्स रेट के ऊपर। ये उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये है आईएफआर पे, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैंने आपको इंडेस 34 कराया, लेकिन मैंने साथ में गाइडेंस नोट दिया था आपको, और मैंने बोला था कि ये जो गाइडेंस नोट मैं आपको दे रहा हूँ ये सीए फाइनल न्यू कोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नॉलेज के लिए आप ले लो। और इसमें से 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे टैक्स रेट वाले, ये क्वेश्चन इन्होंने उस गाइडेंस नोट के वीडियो से उठा के दे दिया आपको। तो जो गाइडेंस नोट का वीडियो आपके पास है उसके 2 क्वेश्चन है टैक्स रेट के, और मैंने बोला था कि इंडेस 34 में वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालने का कोई ढंग से तरीका नहीं बता रखा, तो मैंने वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालने के लिए आपको गाइडेंस नोट एक्स्ट्रा में कराया था कि ऐसे निकलता है ये, क्योंकि ओल्ड कोर्स में वो था और वो अंडरस्टैंडिंग मेरे को अच्छी लगी, मैंने वो एक्स्ट्रा में कराया, उसमें से क्वेश्चन उठा के दे दिया इन्होंने। तो इंडेस 34 के आप देखेंगे तो गाइडेंस नोट दे रखा है एक वेटेड एवरेज टैक्स रेट की कैलकुलेशन का, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है जी। ये क्लास में डिस्कस किया हुआ है, कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पकड़ा दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5A फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का 109 का, और ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 75 बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 75, ये आ गया जी मैं बी पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पॉइंट है ये है जी क्वेश्चन नंबर 26। ये भी इंडेस 12 का ही है, इंडेस 12 रिकंसिलेशन वाला क्वेश्चन है जी, ये जो नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ था अभी। इंडेस 12 का क्वेश्चन नंबर 26 न्यू क्वेश्चंस में से दिया, रिकंसिलेशन करके दिखाना आपको, एब्सोल्यूट भी और रेट में भी। क्वेश्चन नंबर 6A, ये इंडेस 16 में क्वेश्चन नंबर 2 जो न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, स्टडी मैट में नए क्वेश्चन डाले थे ना हर इंडेस पे इन्होंने, तो न्यू क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 2 है जी। कट कॉपी पेस्ट पकड़ा दिए इन्होंने, फिगर्स भी चेंज नहीं करे। ये है जी इसका बी पार्ट, इंडेस 33 का क्वेश्चन है, और इसमें आपको ईपीएस निकालनी है, एक बेसिक एक डाइल्यूटेड। ये रहा जी 46 लाख का प्रॉफिट, और ये रही जी नंबर ऑफ शेयर। अगर आपको बेसिक ईपीएस निकालना हो तो 46 लाख लिया, 30 लाख से डिवाइड किया, बेसिक ईपीएस आ गई 46 लाख का प्रॉफिट है और 30 लाख शेयर हैं, तो 1.53 आ गया जी। अब आपको डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है, तो ये आपको इंटरेस्ट बता रहे हैं, इंटरेस्ट बचेगा कितना 1800 रुपये का, टैक्स कितना है 40%। तो आपको करना क्या है, 46 लाख लेना है, इसमें आपको इंटरेस्ट की सेविंग जोड़नी है, इंटरेस्ट की सेविंग जोड़ दो, और डिनोमिनेटर में क्या करना है 30 लाख शेयर लेने हैं, इसमें नंबर ऑफ शेयर ऐड कर दो जो कि आपको दे रखे हैं इन्होंने,
ये 20 लाख हमारे पास डिबेंचर्स हैं और एवरी 10 बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल इनटू 1 शेयर। 10 से डिवाइड करेंगे 2 लाख शेयर बन जाएंगे। तो 46 लाख प्लस 1080 डिवाइड करेंगे 32 लाख से तो 1.44 आ जाएगा, डायल्यूटिव है जी। ये कोई क्वेश्चन है बताओ। इंटरेस्ट की सेविंग को ऊपर ऐड करना है और नंबर ऑफ शेयर को नीचे ऐड करना है। जो क्वेश्चन है बता दिया हमने, कर दिया। सेविंग ऊपर ऐड करते हैं, नंबर ऑफ शेयर नीचे ऐड करते हैं। और इसमें रैंक वैंक देने नहीं, क्योंकि एक ही पोटेंशियल शेयर है। मल्टीपल पोटेंशियल शेयर होते तो आपको इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल के रैंक वैंक का फंडा सीखना पड़ता। कुछ है ही नहीं, सिंगल पोटेंशियल शेयर है। क्वेश्चन कितने नंबर का है? 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, बताओ। अच्छा जी, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? CSR का। इनके पास एक ही क्वेश्चन है और बार बार वही पूछते रहते हैं। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है जी। इनके पास CSR का एक ही क्वेश्चन है, वही पूछते रहते हैं बार बार। इसको देख लेना जरा। और ये हमारा इंडियस 115 का क्वेश्चन है और ये है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा? न्यू क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 3 है। 115 में जो नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं 20-25, उसकी सीरीज हमने अलग से शुरू करी है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये एमटीपी के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं जी। मुझे पूरी आरटीपी के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन करने वाला लगा कंसोलिडेशन का, बाकी सब पढ़ा हुआ है आपने। बाकी के किसी क्वेश्चन पे मत्था मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंसोलिडेशन का प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन, दैट्स इट। एमटीपी आपकी सर ये वाली सीरीज़ ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सेकंड सीरीज़ आएगी मैं वो कराऊंगा आपको। धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, लव यू, बाय।